नमस्कार दोस्तों, होली की शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, फाल्गुन महीने में होली मनाई जाती है। पूर्णिमा तिथि महीने का आखिरी पूरा चांद, जो कि इस साल आज के दिन मनाई जानी है। शाम को होली का दहन होगा, जिसे मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में, जिसे हम छोटी होली भी कहते हैं। भारत में दीपावली की तरह पूरे देश भर में मनाया जाने वाला त्यौहार अगर कोई है तो वो होली है। इंजॉयमेंट के मामले में कहें तो सबसे बड़ा त्यौहार, नशे में धुत युवाओं के उपद्रव की बात कहें तो सबसे खराब त्यौहार। वो गाना आपको ज़रूर सुनाई देगा, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो शायद इन दो लाइनों में होली के मनाए जाने के तरीके का पूरा डेफिनेशन है। मगर जहाँ दुश्मनों को गले मिलने होता है, वहाँ दोस्त ही नशे में धुत होकर आपस में भिड़ पड़ते हैं। होली को ख़राब त्यौहार कहने पर बुरा मत मानिए। त्यौहार को लेकर पूरा सम्मान है, मगर इसे मनाए जाने के तरीके को लेकर अफसोस होता है। घर से बाहर होली के मनाए जाने के तरीका कितना शालीन, मर्यादित और पावन बचा हुआ है। होली के दिन घर से बाहर देश की बहन बेटियों, महिलाओं का न निकलना त्यौहार के तरीके को परिभाषित करता है। अब आप देख लीजिए, त्यौहार का तरीका अच्छा है या बुरा। भारत के अलावा नेपाल में होली धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया जैसे देशों में भी कम स्तर पर ही मगर होली मनाई जाती है। वो लोग जो होली खेलते हैं वो यकीनन इस बात को अच्छे से जानते हैं कि होली खेलने का सबसे बेस्ट तरीका होली खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों का ऑर्गेनिक होना है। ऑर्गेनिक कलर हल्के होते हैं, जिसे आपकी स्किन पर कोई नुकसान नहीं होता। स्किन की सेफ्टी के लिए फुल स्लीव शर्ट्स, आँखों पर गॉगल, आँखों की सेफ्टी के लिए गॉगल्स, बालों की सेफ्टी के लिए स्कार्फ या बैंडेना, धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन। होली के बाद रंगों के आसानी से निकल जाने के लिए होली खेलने से पहले स्किन पर कोकोनट ऑयल लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिसे बाद में रंग आसानी से निकलते हैं। मगर जैसा कि मैंने कहा, होली के मनाए जाने के तरीके को लेकर बड़ा अफसोस होता है। लगाए जाने वाले कलर्स में भी हार्मफुल कलर्स का इस्तेमाल अब आम बात हो चुकी है। इनफैक्ट इसमें मज़ा और ज़्यादा आता है। बट पे अटेंशन, चीज़ें जितनी मज़ा देती है उतनी ही उसमें सजा भी छुपी होती है। सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक ये रंग दिखने में सुनहरे होते हैं, मगर ये जिससे बनते हैं वो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती है। इन रंगों को बनाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाली जो सामग्रियां हैं, अगर उसकी बात करें तो उसमें ऑक्सीडाइड मेटल, इंजन ऑयल, मिका, ग्रीस, एसिड, ग्लास पाउडर, इंडस्ट्रियल डाइज, एल्काइन जैसे केमिकल मिले हुए होते हैं। ये बच्चों की सॉफ्ट स्किन पर बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट डालते हैं। फिर भी होली खेल लेने के बाद दही और नींबू का रस मिलाकर उस कलर्ड स्किन पर लगाने के बाद गुनगुने पानी से नहाया जाए तो कलर निकल जाता है। बच्चों की स्किन जहाँ सिंथेटिक कलर लगाया गया हो, उस हिस्से को फोर्सफुली रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक कलर ख़ासतौर पर बच्चों की स्किन को बहुत सेंसिटिव कर देता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हम रखते हैं। अमूमन लापरवाही के साथ लापरवाही उसमें ज़्यादा होती है, मगर ये पिछले साल की बात है। इस साल कहानी कुछ अलग है। पिछले साल होली का त्यौहार ऐसे तो नॉर्मल सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि पिछले साल होली देश के पहले लॉकडाउन लगने के 2 हफ्ते पहले मनाया गया था। उस वक्त कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, मगर इस साल बात कुछ और है। हम कोरोना का प्रकोप हमने सब ने कोरोना का प्रकोप देखा है। ये कितना खतरनाक है। भारत में ही लाखों लोगों ने इसके जाने गंवाई है। सिलसिला बदस्तूर कंटिन्यू भी है अभी भी, जो कि बहुत बहुत खतरनाक है। अब ऐसे हालात में जिम्मेदारी प्रशासन के साथ नागरिकों की भी है कि वो इस दौरान सावधानी बरतें। इस बार ज़्यादा सावधानी, क्योंकि हम कोरोना से वेल इंट्रोड्यूस पहले ही हो चुके हैं। साल भर पहले कोरोना अपना परिचय हमसे करवा चुका है। हम सब जानने के बाद भी अगर सिर्फ एक त्यौहार
सिर्फ एक त्यौहार के लिए आप लापरवाही बरतते हैं तो यकीन मानिए इस होली आप रंगों से नहीं बल्कि ज़िंदगियों से खेल रहे होंगे। अपनों की ज़िंदगियों से, अपने चहीतों की ज़िंदगियों से और देश के नागरिकों की ज़िंदगियों से। लगभग पूरा साल लॉकडाउन में गुजारने के बाद आखिरकार जब कोरोना वायरस कम हुआ तो रिस्ट्रिक्शन हटते ही अगेन इसमें उछाल पकड़ लिया है। होली के त्यौहार को लेकर क्योंकि अकेला त्यौहार है जिसमें सबसे ज़्यादा फिजिकल कांटेक्ट होता है, रंग गुलाल लगाए जाते हैं, जो कि कोरोना से सावधानी के बिल्कुल विपरीत है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को होली के आयोजन को लेकर पाबंदियां लगाने के लिए कहा है, जिसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों ने होली के आयोजनों पर कुछ हद तक या फिर संपूर्ण तरीके से पाबंदियां लगाई हैं। साथ ही 60 साल से बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों को कोरोना के दौर में होली खेलने से सख्त परहेज करने को कहा गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए केसेस को देखते हुए भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पहले ही लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। इसके बाद बैतूल, खरगांव, छिंदवाड़ा, रतलाम, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सुसान ज़िले में भी संडे लॉकडाउन घोषित किया है। इसके साथ ही वो सभी ज़िले जिसमें सप्ताह में या फिर डेली औसतन 20 से ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं, उन सभी ज़िलों में होने वाले शादी समारोह में ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग और अंतिम संस्कार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग शामिल होने की अनुमति है। इसी के साथ इन ज़िलों में सिनेमा हॉल्स, जिम जैसी चीज़ें पूरी तरह बंद रहेगी। सीएम शिवराज ने कोरोना कंट्रोल के लिए 3 स्तरीय कोशिशों की बात करते हैं वो, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग, पॉजिटिव आने पर ट्रीटमेंट और फिर राज्य भर में जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करने की बात कही है। हालांकि इसके सिवा कोई दूसरा किसी के पास उपाय भी नहीं है। इन सब के साथ ही नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे वक्त में अपनों के लिए, देश के नागरिकों के लिए खतरा न बने। इस साल होली घर पर ही मनाएं, मास्क पहने, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल भी ना करें। बच्चे और बुजुर्गों को इन सब से दूर रखें और हर वो इंसान जिसे कोरोना के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, उन्हें किसी भी तरह से दूसरों से मिलने से रोकें। मुझे पता है इन सब के बाद डेफिनेटली होली का कोई मतलब नहीं रह जाता, मगर मजबूरी है जिसका पालन करके आप मातम से बच सकते हैं, वरना परिणाम आगे चलकर बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। इस होली कुछ अलग किया जा सकता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनों से बात की जा सकती है। यातायात तो पहले से ही बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में वो रिलेटिव जिनके पास आप नहीं जा सकते, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं, बधाइयाँ दे सकते हैं घर से, और ध्यान रहे कि घर से बाहर न निकलें। अब कुछ कानून की बात करते हैं। इस आपदा को लेकर के कानून क्या क्या है जिसके तहत सरकार या प्रधानमंत्री हम सब पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। उन्हें ये अधिकार या शक्ति डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत प्राप्त है, जो कि एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट, महामारी रोग अधिनियम से ज़्यादा ताकत रखने वाला कानून है। दोनों कानून का काम एक समान है, मगर एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट में स्टेट को जहां बहुत कम पावर दी गई है, वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम में संपूर्ण शक्तियां स्टेट को प्रोवाइड की गई है। यहाँ स्टेट का मतलब संवैधानिक संस्थान है। अब दोनों कानूनों की तुलना की जाए तो एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट, जो कि भारत के संविधान बनने से पहले का कानून है, 1897 का, जिसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी कह सकते हैं। अगर नागरिक इस कानून के तहत बनाए गए रेगुलेशन का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें कम से कम 200 रुपये और 1 महीने की सज़ा से लेकर 1000 रुपये और 6 महीने की सज़ा तक हो सकती है, मगर इसके लिए कोर्ट से वारंट लेना अनिवार्य होगा। साथ ही इसमें क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग को मैंडेटरी करने को लेकर
स्टेट के पास शक्तियां नहीं होती। सरकारी इमारतें या दफ्तरों को डिजास्टर के वक्त सहायता पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने की आज़ादी नहीं थी। समझ इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो स्वास्थ्य अधिकारियों को है और बहुत कम लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को। 1897 में इस एक्ट को मुंबई प्लेज के वक्त लागू किया गया था। ये एक बीमारी थी जिसमें महामारी का रूप ले लिया था, जिसने देश भर में फैलकर हजारों लोगों की जान ली थी। 23 सितंबर 1896 में मांडवी बम्बई, जो कि अब मुंबई कहलाती है, वहाँ पहले प्लेज का केस रिपोर्ट किया गया था। विद इन अ वीक ये आसपास के इलाके में फैला। साल के आखिर में ये पूरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में फैल गया और कुछ ही सालों में ये आउट ऑफ मुंबई लाइक पुणे, कराची, कोलकाता जैसे शहरों में फैला और दो दशक का समय गुजरते गुजरते भारत से बाहर दूसरे देशों में फैल गया। इस महामारी ने करोड़ों के करीब जानें ली। प्लेज एक बीमारी है जो कि चूहों में होती है, चूहों से इंसानों में फैली। इसी के बाद जिसके रोकथाम के लिए आनन फानन में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इल्गिन द्वारा एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट 1897 बिना किसी कोई विचार या सलाह के या सोच समझे मोदी जी की तरह कानून बनाकर लागू कर दिया गया, जिसका यूज़ डिजास्टर मैनेजमेंट से ज़्यादा भारतीय राजनीतिक और सामाजिक आज़ादी के लिए उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए किए जाने लगा। सेम लाइक मोदी जी। 2 पेज के इस कानून में 4 सेक्शन हैं। में इस कानून में ना तो एपिडेमिक डिजास्टर और ना ही डेंजरस एपिडेमिक डिजास्टर के बारे में कोई डेफिनेशन दी गई है। इसके सेक्शन 2 के तहत राज्य सरकारें बीमारी को रोकने के लिए कदम उठा सकती है। सेक्शन 3 कानून की अवमानना होने पर कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं। सेक्शन 4 कानून के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। मुंबई के बाद 2009 में स्वाइन फ्लू के वक्त पुणे में और डेंगू और मलेरिया के वक्त 2015 में चंडीगढ़ में बीमारी के रोकथाम के लिए इस कानून को लागू किया गया था। कोविड-19 के सामने आने के बाद 2020 में इसी कानून के सेक्शन 2 के तहत रेगुलेशंस बनाकर दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने इस कानून के तहत राज्य में कोरोना वायरस के रोकथाम की कार्रवाई की थी। इन सब के बाद भी ये कानून असरदार न होने के कारण 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, जिसके तहत सारी पावर्स स्टेट को यानी कि संवैधानिक संस्थाओं को इस कानून के तहत प्रोवाइड की गई। जहां एपिडेमिक डिजास्टर 1897 के तहत सरकारी कर्मचारियों पर या अधिकारियों पर कार्रवाई करना मुश्किल था, वहीं इस कानून में अथॉरिटी को किसी के भी खिलाफ बिना अदालती वारंट के कार्रवाई की संपूर्ण इजाज़त मिली। इस कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 1 साल की सज़ा और दोबारा उल्लंघन करने पर 2 साल के जेल का प्रावधान किया जाता है। ये कोई कार्रवाई ही नहीं है। अवमानना करने पर जहां 1 साल की जेल हो सकती है, उसके सामने आपकी गाड़ी कुछ देर रोककर मास्क के लिए चालान काट देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो डर नहीं है, और डर नहीं है तो लापरवाही तो होगी ही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम संविधान को पढ़े, संविधान के तहत बनाए गए कानून को पढ़े और अपने हक, अधिकार और पाबंदियों को जानकर एक जिम्मेदार नागरिक बने। इस कानून के तहत अथॉरिटी को अधिकार है कि वो किसी भी वक्त डिजास्टर अनाउंस कर सकती है। इस कानून के तहत कार्रवाई करने वाली अथॉरिटी की अध्यक्षता मतलब चेयरपर्सन कानून के सेक्शन 6 और 10 के तहत प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मतलब प्रधानमंत्री इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं। एक बार कानून के तहत आपदा घोषित हो जाने के बाद राज्य और केंद्र और क्षेत्रीय संस्थान मिलकर प्रबंधन का काम करते हैं।
इसके पहले जहां राज्य सरकारें एपिडेमिक एक्ट के तहत अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी, वहीं इस कानून के बाद इस कानून के तहत सभी एक कॉमन नेशनल प्लान के तहत मिलकर काम करते हैं। कानून के तहत अथॉरिटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री किसी भी तरह की सहायता प्रदान करने, विशेष व्यवस्था करने या आपदा से लड़ने के लिए किसी भी तरह के फैसले ले सकते हैं। हालांकि इस कानून के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जाती है। केंद्र सरकारें राज्य सरकारों से किसी भी तरह की शक्तियां नहीं छीन सकती। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उसके साथ ही तमाम राज्यों में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्षता राज्यों के चीफ मिनिस्टर करते हैं, एक दिल्ली को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं और चीफ मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। पूरे देश में कोई चेहरा अगर काम करते हुए नजर आता है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। लेकिन फिर भी किस्मत देखिए, वो ऐसी जगह के मुख्यमंत्री है जहां वो बिना निकम्मों की, माफ कीजिएगा, निकम्मों की परमिशन के बिना उनके परमिशन के कोई काम नहीं कर सकते। पिछले दिनों संसद द्वारा पारित किए गए नए कानून के तहत एलजी या यूं कहे निकम्मी केंद्र सरकार को ज़्यादा ताकत, ज़्यादा पावर देने की व्यवस्था की गई है, जिसके बाद केजरीवाल नाम भर के मुख्यमंत्री रह जाते हैं, जो कि निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक परंपरा जो कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल की बात करती है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ है। बस परेशानी ये है कि जनता हर बार ये समझती है कि ऐसा किसी और के साथ हुआ है तो उसके साथ नहीं हो सकता। इस गलतफहमी को यकीनन मोदी जी समय के साथ किसी न किसी रोज तो दूर कर ही देंगे। अब वापस आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या नोडल ऑफिसर इस कानून के तहत किसी को भी आदेशित कर सकते हैं। इस दौरान किसी अधिकारी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई अगर करना हो, अगर कोई कंप्लेन है, तो शिकायत केवल नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के चेयरपर्सन, जो कि वो अध्यक्ष होते हैं, उनके पास ही उनकी कंप्लेन की जा सकती है। वर्तमान में सरकार इस कानून में दी गई शक्तियों के तहत आदेश पारित करती है, और कोरोना स्वयं में इतनी भीषण आपदा है कि नागरिकों को सरकारों द्वारा पाबंदियों का इंतजार किए बिना खुद से सावधानी बरतनी चाहिए। पेट्रोल 100 रुपये लीटर या सिलेंडर 1000 रुपये लीटर भरवाना देशभक्ति नहीं होती है। देशभक्ति और सच्चे नागरिक का प्रमाण तब होगा जब आप इस दफ़ा सिर्फ होली के इंजॉयमेंट में आप कोई लापरवाही न करें, क्योंकि आपकी लापरवाही से देश की अर्थव्यवस्था और गरीब नागरिकों दोनों का जीना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। ये जानकारी और तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस महामारी के दौर में मास्क, रेगुलर हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और घर से बिल्कुल भी ना निकलिए। घर के अंदर होली खेलिए, वो भी सुरक्षित तरीके से, और खुद को और अपने चहितों को और इन सब से मिलकर जो देश बनता है उसे सुरक्षित रखिए। जय हिंद।